दोस्तों, ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष है, जहां हमारे सोलर सिस्टम की तरह अरबों खरबों दूसरे सोलर सिस्टम मौजूद हैं और हमारे ही ग्रहों के जैसे अनेकों ग्रह मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने का प्रयास किया है कि पृथ्वी की कितनी ऊंचाई से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है और वह कौन सी ऊंचाई है जहां पर पहुंचने से किसी को भी एस्ट्रोनॉट्स का दर्जा मिल सकता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि पृथ्वी और अंतरिक्ष को अलग करने वाली इस इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है और ये कहां पर मौजूद है। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। अंतरिक्ष की शुरुआत कहां से होती है? ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। हमारी पृथ्वी की संरचना कुछ इस तरह की है कि इसका वायुमंडल काफी डेंस है और यह कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। पृथ्वी का यही वायुमंडल हमें सूर्य की कई प्रकार की हानिकारक किरणों और अंतरिक्ष के बाहर से आने वाली उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है। लेकिन हम जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाते जाएंगे, पृथ्वी का वायुमंडल कम घना होता जाता है और यह धीरे धीरे काफी पतला होते होते समाप्त हो जाता है। और जिस जगह पर जाकर पृथ्वी का वायुमंडल काफी पतला हो जाता है या यूं कहें कि खत्म हो जाता है, वहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल कहां पर खत्म होता है और कहां से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है, इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में काफी मतभेद रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार पृथ्वी की सतह से ऊपर जिस पॉइंट पर पृथ्वी का वायुमंडलीय दबाव 1 पाउंड पर स्क्वायर फीट से कम यानी 0.00048 बार से कम हो जाता है, उस जगह से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। और नासा के द्वारा दी गई इस थ्योरी के हिसाब से पृथ्वी के समुद्री तल से 80 से 83 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का वायुमंडलीय दबाव 0.00048 बार से कम हो जाता है और उनके अनुसार यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। लेकिन नासा की इस थ्योरी के सामने आने के बाद एरोस्पेस इंजीनियर थियोडोर वॉन कार्मन ने पृथ्वी से अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर अपना नया अध्ययन दुनिया के सामने रखा। उनके अनुसार पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। कार्मन की दी गई इस थ्योरी के हिसाब से पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यान को उड़ान भरने और नीचे आने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, जिससे यह पता चलता है कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। इसी और एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बताया कि पृथ्वी और अंतरिक्ष को एक ऐसी इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करना चाहिए जहां पर पार्टिकल डेंसिटी इतनी ज्यादा कम हो जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मात्र पार्टिकल के जरिए उड़ान ना भर पाए। यह सुनने में जितना आपको आसान लग रहा है, इसका मतलब उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि जितनी भी चीज पृथ्वी पर उड़ती है उसका एक बेसिक प्रिंसिपल एरोडायनामिक लिफ्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन चीजों यानी प्लेन्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह वायुमंडल में मौजूद सभी पार्टिकल का भरपूर लाभ उठा सके और अपने वेट को बैलेंस करते हुए हवा में उड़ पाए। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वायुमंडल की डेंसिटी कम होती जाती है, जिस वजह से इस एरोडायनामिक लिफ्ट को अचीव करना और भी अधिक कठिन हो जाता है। कार्मन के अनुसार पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर हमें एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पर यह एरोडायनामिक लिफ्ट अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है और कार्मन ने इससे ही अंतरिक्ष की शुरुआत बताया। जब उन्होंने इस बिंदु को कैलकुलेट किया तब उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि यह पॉइंट अधिक दूरी पर नहीं बल्कि पृथ्वी से मात्र 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मौजूद है। उनके द्वारा दी गई इस थ्योरी को विश्व स्तर पर दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने अपनी मान्यता दी, जिसके बाद पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा माना गया और इसी रेखा को कार्मन लाइन के नाम से जाना जाता है। इस कार्मन लाइन के नीचे पृथ्वी का हिस्सा माना जाता है और इसके बाद से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। और यदि कोई इंसान या रॉकेट इसी ऊंचाई को पार कर जाता है या यूं कहें कि कार्मन लाइन को पार कर जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि वह रॉकेट या इंसान पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में पहुंच गया है, जिसके बाद उस इंसान को एक एस्ट्रोनॉट्स का दर्जा मिल जाता है। कार्मन लाइन के कई इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक उपयोग भी हैं। उदाहरण के तौर पर यह भी तय करता है कि पृथ्वी का चक्कर लगा रहे उपग्रह कितनी ऊंचाई पर रहेंगे। ये एक ऐसी सीमा है जहां पर माइक्रोग्रेविटी का एहसास होने लगता है। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि कार्मन लाइन वास्तव में हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का अंत नहीं है
और इस लाइन के निर्धारित होने के बाद भी लगातार इस पर शोध जारी रहा कि वास्तव में अंतरिक्ष की शुरुआत होती कहां से है। और धीरे धीरे ये सवाल खड़ा हुआ कि पृथ्वी का वातावरण तो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है और इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का क्षेत्र हजारों किलोमीटर तक है, तो फिर इसे 100 किलोमीटर के दायरे में ही कैसे सीमित किया जा सकता है। वर्तमान में वायुमंडल के बारे में प्राप्त नई जानकारी के आधार पर पृथ्वी का वायुमंडल 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यदि आप पृथ्वी के वायुमंडल पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से 5 अलग-अलग भागों या परतों में बटा हुआ है। नंबर 1, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, जो कि 0 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। नंबर 2, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, जो 12 से 50 किलोमीटर तक है। नंबर 3, मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर, जो 50 से 80 किलोमीटर तक है। नंबर 4, बाह्य मंडल यानी थर्मोस्फियर, जो 80 से 700 किलोमीटर तक है। नंबर 5, बहिमंडल यानी एक्सोस्फियर, जो 700 से 10,000 किलोमीटर तक है। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की सबसे निचली परत से। पृथ्वी की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। यह पृथ्वी की समुद्र तल से शुरू होकर औसतन 10 से 12 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर वाले क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्रों यानी पोलर रीजन्स में इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर तक होती है। इसे संवहन मंडल यानी कॉन्वेक्शन सर्कल भी कहा जाता है, क्योंकि मौसम संबंधी लगभग सभी बदलाव और क्रियाएं इसी मंडल में होती हैं, जैसे आंधी तूफान, बादलों का गरजना, बिजली कड़कना, बारिश का होना आदि इसी क्षोभ मंडल में ही होता है। पृथ्वी की समस्त वायु का लगभग 75% भाग इसी क्षोभ मंडल में होता है। गर्मियों के मौसम में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और सर्दियों में घट जाती है। जब हवा फैलती है तो वह ठंडी हो जाती है और इसी कारण वायुमंडल का यह भाग ठंडा और गर्म होता रहता है। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। यह वायुमंडल की दूसरी परत है, जो लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू हो जाती है और यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। समताप मंडल में मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं और यहाँ का वायुमंडल भी क्षोभ मंडल के अपेक्षाकृत कम घना होता है, जिस वजह से पृथ्वी की यह दूसरी परत वायुयान जैसे प्लेन आदि उड़ाने के लिए आदर्श साबित होता है, क्योंकि वायुमंडल के पतला होने से फ्यूल की खपत काफी कम हो जाती है। हालांकि कभी कभी इस मंडल में भी एक विशेष प्रकार के बादलों का निर्माण होता रहता है, जिसे मुख्ताब क्लाउड्स कहा जाता है, लेकिन ये बारिश करने वाले बादल नहीं होते हैं। पृथ्वी की इस परत को ओजोन लेयर का घर भी कहा जाता है, क्योंकि ओजोन लेयर इसी समताप मंडल के भीतर ही स्थित है। ओजोन यानी O3 गंधयुक्त और हल्के नीले रंग की गैस होती है। यह ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है। जब ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो इससे ओजोन के अणु का निर्माण होता है। ओजोन लेयर सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है और इसे पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। ओजोन परत के कोरोजन से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस परत को बचाना अनिवार्य है और हमारा कर्तव्य भी। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है, जो मुख्य रूप से AC और फ्रिज जैसे उपकरण से निकलते हैं। इसलिए इसका उपयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए। समताप मंडल के बाद आता है पृथ्वी का तीसरा परत, जिसे मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है और लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जैसे जैसे आप मध्य मंडल से ऊपर जाएंगे तापमान ठंडा होता जाता है। हमारे वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग इसी परत में है, जो -80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूर अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आते हैं, उसमें से अधिकतर उल्कापिंड इस वायुमंडलीय परत यानी मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। इस मंडल में ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में नॉक्टिलुसेंट क्लाउड्स पाए जाते हैं, जिन्हें कभी कभी रात्रिकालीन बादल भी कहा जाता है। ये विशेष बादल होते हैं जो केवल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के करीब के स्थानों से ही दिखाई देते हैं। जैसे आर्कटिक और एंटार्कटिका क्षेत्रों में ये बादल इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि सूरज डूबने के बाद भी सूरज की रोशनी इस पर पड़ती रहती है, जिससे वे रात के आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। मध्यमंडल के बाद आता है पृथ्वी के वायुमंडल का चौथा लेयर, जिसे बाह्य मंडल या ताप मंडल कहा जाता है। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है और लगभग 700 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह ऊंचाई पृथ्वी से काफी अधिक है, जिस वजह से यहाँ पर पृथ्वी का वायुमंडल
अत्यंत विरल यानी थिन हो जाता है और इसी वजह से तापमंडल में प्रत्यक्ष रूप से तापमान का मापन भी नहीं किया जा सकता है। किंतु दोस्तों, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ऊपर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है और इसका कारण है सूर्य की परावैंगनी और एक्सरे किरणों का अवशोषण। वायुमंडल सूरज से आने वाली परावैंगनी और एक्सरे किरणों का अवशोषण करता है, जिससे यह गर्म हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में तापमान लगभग 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। वायुमंडल हमें उल्का आदि से बचाता है, क्योंकि यहाँ उच्च तापमान होने के बावजूद पृथ्वी की ओर आने वाले लगभग ऐसे सभी मलबे जलकर नष्ट हो जाते हैं। तापमंडल में सैटेलाइट्स पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जैसे कि सभी स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए गए हैं। अरोरा का निर्माण भी इसी तापमंडल में ही होता है। यह आमतौर पर रात के समय पृथ्वी के दोनों ध्रुवों साउथ और नॉर्थ पोल के आसमान में हरे, लाल और नीले रंग के मिश्रण से पैदा होने वाला सुंदर प्रकाश होता है। सूर्य की सतह से आवेशित कण यानी सौर हवा जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो अरोरा की उत्पत्ति होती है। वायुमंडल के बाद आता है पृथ्वी के वायुमंडल का 5वां लेयर, जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। यह वह क्षेत्र है जहां अणु और परमाणु अंतरिक्ष में पलायन करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काफी कम होता है, जिस वजह से यह गैस के अणुओं और परमाणुओं को बांध कर नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से ये पृथ्वी को छोड़कर बाहर अंतरिक्ष की ओर जा रही होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का यह लेयर 700 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार वायुमंडल की इस परत की कोई स्पष्ट ऊपरी सीमा नहीं है और पृथ्वी के वायुमंडल के इसी परत के अंतिम छोर को वायुमंडल का सीमा माना जाता है। और इसके बाद अंतरिक्ष आ जाता है, जहाँ पर मौजूद गैस के पार्टिकल का डेंसिटी बहुत अधिक कम होता है। वायुमंडल की इस परत में हमें कुछ ही गैसों के पार्टिकल देखने को मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन और हीलियम जैसे गैसों की आंशिक मात्रा होती है और गुरुत्वाकर्षण के अभाव में ये भी बाहर अंतरिक्ष में जा रहे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।